अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक छोटी सी डिमांड की थी कि पेलियोट्रॉपी पर एक वीडियो बनाएं। पेलियोट्रॉपी डिस्कस करने से पहले मैं चाहूँगा कि हम पहले समझें कि जीन क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो पहले समझ लेते हैं कि जीन क्या है। तो जीन को कई तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक तरीका जीन को डिफ़ाइन करने का ये है बच्चों कि जीन एक सेगमेंट है डीएनए का एक सेगमेंट है जिससे एक पर्टिकुलर आरएनए बनता है या एक पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। तो वो सेगमेंट ऑफ डीएनए, वो डीएनए का एक हिस्सा जिससे एक आरएनए बने या एक पॉलीपेप्टाइड चेन बने, उसी को हम जीन कहते हैं। तो जीन कुछ नहीं है, डीएनए का ही एक सेगमेंट है। उस सेगमेंट से एक आरएनए बनता है या एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। तो इसी चीज़ को और अच्छी तरह से समझ लेने के लिए देखते हैं बच्चों कि ये है डीएनए। डीएनए एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। इसके दो स्ट्रैंड हैं, डबल स्ट्रैंडेड है ये। तो डबल स्ट्रैंडेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है एक डीएनए, एक मॉलिक्यूल है इम्पोर्टेंट। डीएनए का फुल फॉर्म है बच्चों डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये डीएनए जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये खुद नेगेटिव चार्ज होती है। डीएनए की चार्ज है नेगेटिव चार्ज। डीएनए में नेगेटिव चार्ज इसलिए है क्योंकि इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप होती है, एक फॉस्फेट ग्रुप होती है जिसकी वजह से इसको नेगेटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिवली चार्जड ये जो डीएनए है ये पॉजिटिवली चार्जड प्रोटीन जिनको हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं उनके इर्द गिर्द ये कॉयल हो जाती है। नेगेटिवली चार्जड डीएनए कॉइल्स अराउंड पॉजिटिवली चार्जड प्रोटीन जिनको हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं और इससे बनते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स। क्या बनते हैं? क्रोमेटिन। इसी क्रोमेटिन की कंडेंसेशन से आगे और फर्दर कॉइलिंग होने से बनते हैं बच्चों क्रोमोसोम। तो ये है क्रोमोसोम। क्या है ये? क्रोमोसोम। ऐसे हमारे पास 23 पेयर्स हैं क्रोमोसोम के। कितने? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। तो यहाँ क्रोमोसोम समझाना हमारा मकसद नहीं है, हमें समझना है बच्चों जीन क्या है। तो जीन पहले ही आपको बताया जा चुका हूँ कि जीन जो है डीएनए का एक सेगमेंट है। तो मान लो ये डीएनए है, तो इस डीएनए का यहाँ से यहाँ तक आप एक मान लेते हैं कि ये एक सेगमेंट है डीएनए का। ऐसे बहुत सारे सेगमेंट्स इस डीएनए में हैं। एक सेगमेंट यहाँ हम दिखा रहे हैं, ये एक सेगमेंट है डीएनए का। इसी को और मैग्नीफाई करके देखेंगे हम। ये मान लो बच्चों उस डीएनए का एक सेगमेंट है, यहाँ से यहाँ तक डीएनए का एक सेगमेंट है। इस डीएनए के सेगमेंट से आरएनए बनता है। क्या बनता है? पहले बनता है आरएनए। डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। तो आरएनए का फुल फॉर्म है बच्चों राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए से आरएनए बनता है। आरएनए 3 किस्म के होते हैं बच्चों। एक आरएनए को हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए, जिसको हम शॉर्ट में आरआरएनए से दिखाते हैं, राइबोसोमल आरएनए। एक आरएनए होता है बच्चों ट्रांसफ़र आरएनए, टीआरएनए जिसको हम कहते हैं। और तीसरा जो आरएनए होता है बच्चों वो है एमआरएनए, जो यहाँ दिखाया आपको। तो 3 किस्म के आरएनए बन सकते हैं डीएनए से। तो डीएनए का एक सेगमेंट जिससे आरएनए बने, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। तो इस सेगमेंट से, या हम जिसको हम अभी जीन कहेंगे, इस जीन से एक टीआरएनए भी बन सकता है, एक एमआरएनए भी बन सकता है और एक आरआरएनए भी बन सकता है। ठीक है बच्चों, जो भी आरएनए बनेगा डीएनए के इस सेगमेंट से, उस सेगमेंट को हम जीन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम एमआरएनए से मिसाल लेकर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो डीएनए का इस सेगमेंट से अब बन रहे हैं एक एमआरएनए। ये एक एमआरएनए है, मैसेंजर आरएनए जिसको हम कहते हैं। ये बना है इस डीएनए के इस सेगमेंट से। जब डीएनए के एक सेगमेंट से एमआरएनए बनता है, तो एमआरएनए को एमआरएनए कहते हैं इसलिए हैं क्योंकि इसमें होता है मैसेज, इसमें मैसेज होती है और ये मैसेज इस डीएनए से कॉपी होकर आ गया है इस एमआरएनए में।
तो डीएनए के इस सेगमेंट को, जिसको हम जीन कहते हैं, इस जीन से ये इन्फॉर्मेशन, ये मैसेज कॉपी होकर अब आ गया है किस में बच्चों? एमआरएनए में। तो एमआरएनए में जो मैसेज है, उस मैसेज के हिसाब से अमाइनो एसिड्स मान लो ये अमाइनो एसिड्स हैं, 1 3 4 5, ऐसे अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ जाते हैं। तो एमआरएनए में जो मैसेज है, उस मैसेज के हिसाब से जब अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ जाते हैं तो बनता है बच्चों ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनते हैं। क्या बनते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। और ये अमाइनो एसिड्स किस हिसाब से जुड़े हैं? एमआरएनए की मैसेज के हिसाब से जुड़े हैं। तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है बच्चों बाद में कन्वर्ट होता है किसमें? प्रोटीन में। इसी पॉलीपेप्टाइड चेन से प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन होता ही एक पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। पॉलीपेप्टाइड चेन जो है जब फोल्ड होती है तो उसी से बनता है प्रोटीन। कुछ प्रोटीन्स में एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, कुछ प्रोटीन्स में एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स हो सकते हैं, लेकिन जो भी हो, इन पॉलीपेप्टाइड चेन से क्या बना? प्रोटीन बनी। तो हुआ क्या? डीएनए के एक सेगमेंट से एमआरएनए बना, उस एमआरएनए से बना एक प्रोटीन। ठीक, तो याद रखना बच्चों, एमआरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो उस वक़्त जो बाकी 2 किस्म के आरएनए हैं, जिसको हम टीआरएनए यानी ट्रांसफ़र आरएनए और राइबोसोमल आरएनए आरआरएनए कहते हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व होती है। तो टीआरएनए और आरआरएनए की मदद से एमआरएनए में जो मैसेज है, उस हिसाब से अमाइनो एसिड्स जोड़ के बनते हैं बच्चों प्रोटीन। तो आप यूँ कह सकते हैं कि जो जीन है, ठीक, इस जीन का एंड प्रोडक्ट है ये प्रोटीन। किसी भी जीन का एंड प्रोडक्ट क्या होती है? ये प्रोटीन होती है। ठीक है, तो जीन से क्या बना? प्रोटीन बनी। कैसे बना? मैं आपको फिर से एक बार दोहराता हूँ। पहले डीएनए से बना एमआरएनए, और एमआरएनए से बनी बाद में प्रोटीन। डीएनए से एमआरएनए बनने को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। एमआरएनए में जो मैसेज है, उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू द मैसेज प्रेजेंट इन द एमआरएनए, अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़कर बनता है प्रोटीन। उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, तो इन सारे प्रोसेस के बारे में, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डीएनए की स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, उनके बारे में इंशाल्लाह जब कभी आगे मौका मिले तो इंशाल्लाह आपको बताएंगे। फ़िलहाल आपको ब्रीफली ये सब चीज़ें समझा रहा हूँ। तो अभी तक आपने समझा बच्चों कि डीएनए का एक सेगमेंट, जिससे एक एमआरएनए बनता है, उस एमआरएनए से आगे जाके एक प्रोटीन बनती है, उस सेगमेंट ऑफ डीएनए को हम जीन कहते हैं। तो यही जीन है। जीन इज़ ए सेगमेंट ऑफ डीएनए। उससे एक आरएनए बना जो एमआरएनए है, या दूसरे आरएनए भी हो सकते हैं, टीआरएनए या आरआरएनए भी हो सकता है। ठीक है, और उस एमआरएनए से आगे जाके एक प्रोटीन बनी। तो एक सेगमेंट ऑफ डीएनए जिससे एक आरएनए बनता है या एक प्रोटीन बनती है, उसी को हम कहते हैं जीन। और जीन का एंड प्रोडक्ट है प्रोटीन। ये आपने समझ लिया। ठीक है बच्चों, अब तक आपने देखा कि जब जीन एक्सप्रेस होता है तो उस जीन से एक प्रोटीन बनता है। ये आपने देख लिया। ठीक है बच्चों, ये जो प्रोटीन होता है, ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। प्रोटीन्स जो है बहुत सारे किस्म के होते हैं। कुछ प्रोटीन्स एंजाइम्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होता है, जैसे केराटिन, जिनसे हमारी नाखून, बाल वगैरह बनता है। कोलेजन है, जिससे हमारे कनेक्टिव टिश्यू बनता है। ये प्रोटीन एक हीमोग्लोबिन हो सकता है। ये प्रोटीन एक एंटीबॉडी हो सकती है। इस तरह से बहुत सारा लिस्ट है इसका। तो प्रोटीन्स जो है वाइड वैरायटी होती है इसके बहुत सारे किस्म होती हैं, और हर प्रोटीन का कोई ना कोई फंक्शन होता है। कोई एंजाइम का काम करता है, कोई हीमोग्लोबिन का काम करता है, कोई एंटीबॉडी का काम करता है, कोई स्ट्रक्चरल प्रोटीन का काम करता है। ऐसे अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं जिनके अलग अलग काम होती है। ठीक है बच्चों, तो जब ये प्रोटीन बनता है तो ये एक पर्टिकुलर फंक्शन अंजाम दे देता है, ये तो आपको मालूम हो गया। तो उस फंक्शन की वजह से,
उस प्रोटीन की फंक्शन की वजह से, ठीक, कुछ न कुछ फिनोटाइप जो है वो ज़ाहिर हो जाता है। ठीक, तो फिनोटाइप मीन्स कोई ऑब्जर्वेबल चेंज, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई ना कोई ऑब्जर्वेबल चेंज इन प्रोटीन्स की वजह से हो सकता है। वो ऑब्जर्वेबल चेंज कोई कलर हो सकते हैं, कोई शेप हो सकती है, बॉडी की कोई इम्पोर्टेंट फंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है, कोई डिजीज़ भी हो सकता है। मिसाल जीन में चेंज होने की वजह से कोई डिजीज़ हो गया तो ये भी एक फिनोटाइप है। जीन की वजह से कोई फंक्शन हो गया, पर्टिकुलर फंक्शन, ये भी एक फिनोटाइप है। कोई शेप चेंज हो गया, ये भी एक फिनोटाइप है। कोई कलर चेंज हो गया, ये भी एक फिनोटाइप है। तो इन सब को हम फिनोटाइप्स कहते हैं। प्रोटीन के ज़रिए से होने वाले इन चेंजेस को हम फिनोटिपिक चेंजेस या फिनोटाइप्स कहते हैं, या सिंपली आप इसको ट्रेड भी कह सकते हैं, इनको ट्रेड्स भी कहते हैं। ट्रेड्स या फिनोटाइप्स। तो ये ट्रेड्स या फिनोटाइप्स किसकी वजह से आ गया? जीन की वजह से। ठीक, एक जीन की वजह से एक पर्टिकुलर ट्रेड बनता है या एक पर्टिकुलर फिनोटाइप बनता है। ठीक, तो ये आपने समझ लेना है। ठीक है बच्चों, अब हम अपने जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ आ जाएंगे। हमारा टॉपिक है बच्चों प्लेयोट्रॉपी। आमतौर पर क्या होता है, एक जीन एक फिनोटाइप को कंट्रोल करता है, यानी एक जीन से एक पर्टिकुलर फिनोटाइप बनती है, या हम कह सकते हैं एक जीन एक पर्टिकुलर फिनोटाइप को इन्फ्लुएंस करता है। एक पर्टिकुलर ट्रेड बनता है एक जीन से। लेकिन कुछ जीन्स ऐसे होते हैं बच्चों, कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा फिनोटाइप्स पर इन्फ्लुएंस करता है। एक से ज़्यादा फिनोटाइप्स पर इन्फ्लुएंस करता है। उस जीन को जो एक से ज़्यादा फिनोटाइप्स पर इन्फ्लुएंस करता है, एक से ज़्यादा फिनोटाइप्स को कंट्रोल करता है या एक से ज़्यादा ट्रेट को कंट्रोल करता है, उस जीन को हम प्लेयोट्रॉपिक जीन कहते हैं और उस फिनोमेना को हम प्लेयोट्रॉपी कहते हैं। तो प्लेयोट्रॉपी का डेफिनेशन इस तरह से बन गया कि ये एक कंडीशन है, एक फिनोमेना है प्लेयोट्रॉपी, जिसमें एक सिंगल जीन कंट्रोल करता है या इन्फ्लुएंस करता है मल्टीपल ट्रेट्स को, बहुत सारे ट्रेट्स को या बहुत सारे फिनोटाइप्स को। अगर इन्फ्लुएंस करता हो एक जीन तो उस कंडीशन को हम प्लेयोट्रॉपी कहते हैं, और उस जीन को जो एक से ज़्यादा फिनोटाइप्स पर इन्फ्लुएंस करता है हम प्लेयोट्रॉपिक जीन्स कहते हैं। तो प्लेयोट्रॉपी एक ग्रीक वर्ड है बच्चों, जिसमें प्लेयो का मतलब है बच्चों मैनी, और ट्रॉप्स मीन्स इन्फ्लुएंसिंग मैनी फिनोटाइप्स, इन्फ्लुएंसिंग मैनी ट्रेट्स। ठीक है, तो द जीन दैट इन्फ्लुएंसेस मैनी ट्रेट्स और मैनी फिनोटाइप्स is called a pleiotropic gene, and the phenomena and the condition in which a single gene controls or influences multiple traits or phenotypes is called pleiotropy. अब प्लेयोट्रॉपी के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एक एग्जांपल जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है बच्चों वो है फिनाइल कीटोन यूरिया। फिनाइल कीटोन यूरिया, फिनाइल कीटोन यूरिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, एक डिसऑर्डर है जो जेनेटिक है। जेनेटिक डिसऑर्डर मीन्स जीन में म्यूटेशन होने से वजूद में आने वाली एक डिसऑर्डर है। ये जीन में म्यूटेशन होने की वजह से जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनको हम जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। तो उनमें से एक एग्जांपल है फिनाइल कीटोन्यूरिया। अब इसको हम एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। फिनाइल कीटोन्यूरिया इज ऑल्सो ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, क्योंकि इससे मेटाबॉलिज्म जो है इफेक्ट होती है, वो भी अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म, अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म में, ठीक है, एक डिफेक्ट होती है। उस डिफेक्ट को हम फिनाइल कीटोन्यूरिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो फिनाइल कीटोन्यूरिया इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, पर्टिकुलरली अमाइनो एसिड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो इस डिसऑर्डर में होता क्या है, ठीक सॉरी
एक एरोमेटिक अमाइनो एसिड होता है बच्चों जिसको हम कहते हैं फिनाइल एलेनिन। फिनाइल एलेनिन एक एरोमेटिक अमाइनो एसिड है जिसमें आप देख रहे हो ये एरोमेटिक रिंग है। ये फिनाइल एलेनिन नॉर्मली कन्वर्ट होता है एक अमाइनो एसिड में जिसको हम कहते हैं टायरोसिन। ये टायरोसिन फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में बदल जाती है। तो ये टायरोसिन भी ये टायरोसिन है। फिनाइल एलेनिन किस में बदल जाती है? टायरोसिन में। तो ये टायरोसिन भी एक एरोमेटिक अमाइनो एसिड है। दोनों एरोमेटिक अमाइनो एसिड है, यानी एक अमाइनो एसिड है एरोमेटिक जिसका नाम है फिनाइल एलेनिन, वो कन्वर्ट होती है टायरोसिन में। और इस कन्वर्शन के दौरान होता क्या है कि जो फिनाइल एलेनिन है ये उसकी जो एरोमेटिक रिंग है उस एरोमेटिक रिंग पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो ऐड हो जाती है। देखो अब यहाँ पर ये टायरोसिन के एरोमेटिक रिंग पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो जाती है, ठीक है, और बनता है वो टायरोसिन। यानी फिनाइल एलेनिन की एरोमेटिक रिंग पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होने से बनता है टायरोसिन। तो मतलब एक हाइड्रो ऑक्सीलेशन हो गया। तो इस रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए जिसमें फिनाइल एलेनिन की हाइड्रो ऑक्सीलेशन हो जाती है और टायरोसिन बन जाती है, एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ता है बच्चों, वो है फिनाइल एलेनिन हाइड्रो ऑक्सीलेज। ये आपको याद रखना है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रो ऑक्सीलेज यानी फिनाइल एलेनिन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करने वाली एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। तो आपको बताया गया था कि जो एंजाइम होता है अक्सर एंजाइम प्रोटीन है बच्चों, और ये एंजाइम भी एक प्रोटीन है। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एक प्रोटीन है। जब एक प्रोटीन है तो ये प्रोटीन किसका प्रोडक्ट है? जीन का प्रोडक्ट है। ये बना है किससे? जीन से। एक जीन से ये बना है, ठीक है, एक जीन है उससे एमआरएनए बनी है, उस एमआरएनए से ये प्रोटीन बना है जिसका नाम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। और ये एंजाइम क्या करता है? फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है बाय एडिंग ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। एंजाइम का नाम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। तो होता क्या है बच्चों, वो जीन जो इस फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो जीन जिससे ये फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बनी, उस जीन में होता है बच्चों म्यूटेशन। म्यूटेशन मीन्स उसमें एक चेंज आती है, एक चेंज आती है इस जीन में जो रिस्पॉन्सिबल है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज के लिए। जब जीन में म्यूटेशन आ गया तो जीन में जो चेंज आ गया वो चेंज जो है उस जीन से उसके एमआरएनए में आ जाती है। जब एमआरएनए से आगे प्रोटीन बनता है तो वो चेंज उस प्रोटीन में आ जाती है, ठीक। तो जीन में हो गया म्यूटेशन जिसकी वजह से एक डिफेक्टिव एमआरएनए बनी। जब डिफेक्टिव एमआरएनए बना तो उससे बनने वाले प्रोटीन भी होती है डिफेक्टिव, ठीक है। तो क्या हुआ, जब फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज की जीन में म्यूटेशन हुआ तो ये फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज जो है ये अब नॉर्मल नहीं है, ये डिफेक्टिव है। जब ये डिफेक्टिव है तो ये अपना काम नहीं करेगा, यानी ये इस रिएक्शन को कैटलाइज नहीं करेगा। जब ये इस रिएक्शन को कैटलाइज नहीं करेगी तो फिनाइल एलेनिन जो है वो यहाँ पर टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो कन्वर्ट कौन करता था? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। लेकिन ये तो डिफेक्टिव हो गया, क्यों? क्योंकि इसके जीन में म्यूटेशन हुआ, ठीक है। तो डिफेक्टिव फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज की वजह से फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, तो टायरोसिन नहीं बनेगा। ये आपको याद रखना है, टायरोसिन अब नहीं बनेगी। ये तो नहीं बनेगा, लेकिन फिनाइल एलेनिन जो कन्वर्ट होना था टायरोसिन में अब नहीं हुआ, तो इसकी लेवल बढ़ जाती है। लेवल ऑफ फिनाइल एलेनिन इन द ब्लड इंक्रीजेस, इसकी लेवल बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ गया? क्योंकि ये टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि वो एंजाइम जो इस फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता था, जिसे फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, वो डिफेक्टिव हो गया। वो डिफेक्टिव क्यों हुआ? क्योंकि उसकी जीन में म्यूटेशन आ गया, ठीक है बच्चों। तो जीन में चेंज आने से ये जो एंजाइम में चेंज आ गया, तो एंजाइम में चेंज आने की वजह से ये जो फिनाइल एलेनिन जो है वो टायरोसिन में तब्दील नहीं हुआ,
और फिनाइल एलानिन जो अमीनो एसिड है उसकी लेवल बढ़ गया। ठीक है, यहाँ तक आपने समझा। जब फिनाइल एलानिन की लेवल बढ़ गया ब्लड में, ठीक है, फिनाइल एलानिन की लेवल बढ़ने से क्या होता है, ये फिनाइल एलानिन किसी दूसरे रूट से चला जाता है, दूसरे पाथवे से चला जाता है। एक पाथवे था इससे टायरोसिन बनने का, वो तो ब्लॉक हो गया, ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है, ये फिनाइल एलानिन किसी दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होती है। जैसे मिसाल यहाँ फिनाइल पायरुवेट, फिनाइल एलानिन से फिनाइल पायरुवेट बना, ठीक है। ये फिनाइल पायरुवेट आगे जाके फिनाइल एसीटेट, फिनाइल लैक्टेट वगैरह बनता है। जब फिनाइल एलानिन और उससे रिलेटेड जो मॉलिक्यूल्स हैं जैसे फिनाइल पायरुवेट वगैरह है, उसकी लेवल बढ़ गया ब्लड में, तो इस मॉलिक्यूल्स का, इन मॉलिक्यूल्स का, फिनाइल एलानिन का, फिनाइल पायरुवेट का, इनका डायरेक्ट असर होता है बच्चों ब्रेन पर। किस पर असर होती है, ब्रेन पर इनका इफेक्ट पड़ता है। ये इफेक्ट करता है ब्रेन को। कौन इफेक्ट करता है, फिनाइल एलानिन और उससे रिलेटेड कंपाउंड्स जैसे फिनाइल पायरुवेट वगैरह। किस पर असर करता है, ब्रेन पर। तो ब्रेन पर असर करने से क्या होती है, मेंटल रिटार्डेशन होती है। मेंटल रिटार्डेशन, ये जो मेंटल रिटार्डेशन होती है खासकर बच्चों में, ठीक है। जो बच्चे हैं उनमें ये मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स अर्ली लाइफ में देखने को मिलता है। सॉरी। तो फिनाइल एलानिन के लेवल बढ़ने से प्रॉब्लम क्या हुआ, बच्चों में मेंटल रिटार्डेशन हो गया। तो ये एक देखो डिजीज़ कंडीशन है, ये एक फिनोटाइप है। मेंटल रिटार्डेशन होना एक फिनोटाइप है, एक ट्रेट है। किसकी वजह से हो गया, एक्यूमुलेशन ऑफ फिनाइल एलानिन की वजह से ब्रेन पर असर पड़ गया। ब्रेन जो है सही तरीके से डेवलप नहीं कर पाते अर्ली लाइफ में, ठीक है। और बच्चों में होती है मेंटल रिटार्डेशन। तो एक इफ़ेक्ट तो ये पड़ा इस जीन की वजह से, उस जीन में चेंज की वजह से, कि उससे क्या हुआ, मेंटल रिटार्डेशन हो गया। ठीक है बच्चों, ओके, ये आपने समझ लिया। लेकिन इस चेंज की वजह से, इस फिनाइल एलानिन की लेवल बढ़ने की वजह से या टायरोसिन ना बनने की वजह से और भी इफ़ेक्ट्स होती हैं। टायरोसिन नहीं बना आपको पता है, लेकिन ये टायरोसिन जो है प्रिकर्सर है बच्चों मेलानिन का। हमारे स्किन में एक पिगमेंट है जिससे हमारे स्किन को कलर आती है, उस पिगमेंट को कहते हैं मेलानिन। ये मेलानिन बनता है टायरोसिन से, लेकिन इस हालत में टायरोसिन नहीं बनी है, आपको पता है। फिनाइल कीटोन यूरिया की कंडीशन में टायरोसिन नहीं बनी है। जब टायरोसिन नहीं बना है तो मेलानिन भी नहीं बनेगा, स्किन पिगमेंट भी नहीं बनेगा, तो जिसकी वजह से स्किन वाइट हो जाती है। उस कंडीशन को कहते हैं बच्चों अल्बिनिज़म। अल्बिनिज़म, तो ये दूसरा इफेक्ट हो गया, ये एक दूसरा फिनोटाइप वजूद में आ गया, दूसरा एक ट्रेड वजूद में आ गया। तो एक जीन के दो इफेक्ट्स अब तक आपने देखा, एक मेंटल रिटार्डेशन, दूसरा जो अल्बिनिज़म है स्किन का वाइट हो जाना मेलानिन की एब्सेंस की वजह से। ये मेलानिन एब्सेंट क्यों हुआ, टायरोसिन नहीं बनने की वजह से। टायरोसिन किससे बनता था, फिनाइल एलानिन से, उस एंजाइम की मदद से जिसका नाम था फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है बच्चों, जब स्किन वाइट हो गया तो स्किन होता है बच्चों सेंसिटिव टू सनलाइट। अल्ट्रा वायलेट रेज का स्किन पर इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है और उससे स्किन कैंसर होने के चांस रहता है। ठीक है, अगर स्किन कैंसर हुआ तो ये और एक किस्म का इफेक्ट हो गया, और एक किस्म की फिनोटाइप आ गया। फोटोफोबिया है ना, तो लाइट से वो दूर भागता है, लाइट जो है उनको टॉलरेट नहीं होता, इनटॉलरेंस टू लाइट, तो ये भी एक इफेक्ट है। स्किन में पिगमेंट कम होना यानी हाइपोपिगमेंटेशन, ये तो पहले आपको बताया, जिसकी वजह से स्किन जो है वो लाइट कलर का होती है, हेयर जो है वो फेयर होती है, फेयर हेयर, ब्लू आइज वगैरह। तो देखो एक जीन से कितना चेंज आ गया, एक तो मेंटल रिटार्डेशन हो गया, दूसरा अल्बिनिज़म हो गया। तो अल्बिनिज़म होने की वजह से ब्लू आइज, फेयर हेयर, कलर चेंज हो जाना, ठीक है, इनटॉलरेंस टू लाइट, ससेप्टेबिलिटी टू स्किन कैंसर, सेंसिटिव टू लाइट, कितने इफेक्ट्स वजूद में आ गए। तो एक जिनके कई इफेक्ट्स आपको देखने को मिल रहा है। यही नहीं बच्चों, ये जो टायरोसिन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अमीनो एसिड है। टायरोसिन बहुत ही इम्पोर्टेंट अमीनो एसिड है, ठीक है। तो ये टायरोसिन से इपिनेफ्रिन, नॉर इपिनेफ्रिन, ये जो इमरजेंसी हार्मोन्स कहते हैं ये भी बनते हैं टायरोसिन से।
थायराइड हार्मोन T3 T4 भी इस टायरोसिन से बनते हैं। तो जब टायरोसिन की लेवल कम हो जाएगी तो इसका इफेक्ट इन पर भी पड़ सकता है। तो और भी इफ़ेक्ट्स आपको सामने आ सकते हैं। तो आपने देखा कि एक जीन की चेंज होने की वजह से कितने इफ़ेक्ट्स वजूद में आ जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस जीन का इन सारे चीज़ों पर इन्फ्लुएंस है। ठीक है, तो एक जीन का मल्टीपल फिनोटाइप्स पर इन्फ्लुएंस होने को हम प्लियोट्रॉपी कहते हैं। और प्लियोट्रॉपी का एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल बच्चों फिनाइलकीटोन यूरिया है, जो आपने अभी समझ लिया। तो फिनाइलकीटोन यूरिया एक अमीनो एसिड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें फिनाइलएलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होता। एक एंजाइम फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज की डिफेक्टिव होने की वजह से, एब नॉर्मल होने की वजह से, और वो एब नॉर्मल इसलिए होता है क्योंकि इस फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का जो जीन है उसमें म्यूटेशन हो जाती है। ठीक है, ओके। बात है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया भी प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, तो सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है बच्चों, मैं आपको दिखाता हूँ। हीमोग्लोबिन के बारे में तो आप जानते हैं, हीमोग्लोबिन एक इम्पोर्टेंट प्रोटीन है। ये होते हैं हमारे आरबीसी में, रेड ब्लड सेल्स में एक प्रोटीन होते हैं जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, शॉर्ट में हम एचबी से दिखाते हैं। तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन में 2 अल्फ़ा चेन होता है, 2 बीटा चेन होती है। चेन मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन अल्फ़ा, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन बीटा टाइप का होता है। तो कुल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होता है हीमोग्लोबिन में। ठीक है, और आपको पता है पॉलीपेप्टाइड चेन किन से बनते हैं, अमीनो एसिड से बनते हैं। मान लो ये अमीनो एसिड एक इस तरह से है, ये अमीनो एसिड से पॉलीपेप्टाइड चेन बनते हैं। तो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन अल्फ़ा है, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन बीटा है। तो जो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन है हीमोग्लोबिन का बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन, और उस बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन का छठा अमीनो एसिड 1 2 3 4 5 6 7 है। जो छठा अमीनो एसिड है ये बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन का, बीटा चेन का किसके, हीमोग्लोबिन की बीटा चेन का छठा अमीनो एसिड नॉर्मली होता है बच्चों ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड होती है नॉर्मली। बीटा चेन के छठे पोजीशन पर कौन सा अमीनो एसिड होती है, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, ओके। लेकिन जब इस बीटा चेन का, इस पॉलीपेप्टाइड चेन का जो बीटा चेन है, तो आपको मालूम है पॉलीपेप्टाइड चेन किससे बनता है, जीन से बनता है। अगेन वही जीन सामने आ गया, एक पर्टिकुलर जीन है जिससे ये बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है। तो उस जीन में होता है बच्चों म्यूटेशन, उस जीन में होती है म्यूटेशन, उस म्यूटेशन को हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। एक सिंगल बेस उस जीन में चेंज हो जाती है जिसको हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। तो फिलहाल आप समझ लेना उसमें म्यूटेशन होती है जीन में। तो उस जीन में म्यूटेशन होने की वजह से उससे बनने वाली ये बीटा चेन है उसमें भी चेंज आ जाती है, क्योंकि जीन में जो चेंज आता है वो उससे बनने वाली पॉलीपेप्टाइड चेन तक आ जाती है। तो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या होती है, जो छठे पोजीशन में अमीनो एसिड था, छठा पोजीशन पे कौन सा अमीनो एसिड था, ग्लूटामिक एसिड नॉर्मली। तो उस छठे पोजीशन पर अब अमीनो एसिड बदल जाती है, ग्लूटामिक एसिड की जगह आता है बच्चों वेलिन। जीन में म्यूटेशन होने की वजह से बीटा चेन की सिक्स्थ पोजीशन पर अमीनो एसिड ग्लूटामिन की जगह वेलिन आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ ये बात आपको बताना ज़रूरी है, ग्लूटामिक एसिड बच्चों एक नेगेटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड है। क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड है। लेकिन उससे बनने वाला जो वेलिन है, सॉरी उससे कन्वर्ट होकर बनने वाला जो अमीनो एसिड जो वेलिन है, ये एक नॉन पोलर अमीनो एसिड है, इसकी कोई चार्ज नहीं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि ये हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक। वेलिन इज ए हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड, नॉन पोलर। ठीक है, तो क्या होता है, हीमोग्लोबिन में 2 बीटा चेन है, 2 बीटा चेन। ठीक है, तो छठे पोजीशन पर वेलिन होने की वजह से, वेलिन क्या है, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड। तो हाइड्रोफोबिक चीज़ किसी हाइड्रोफोबिक चीज़ के
पास आ जाती है तो उनमें एक इंटरेक्शन होती है, उनको कहते हैं हम हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, यानी वो दोनों आपस में साथ में बैठता है। ठीक है, एक्वस इन्वायरमेंट में जब दो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल आपस में आ जाती है तो वो साथ साथ में बैठ जाती है। तो ये जो वेलिन है, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड, जब ये पास में आ जाती है तो इनमें होती है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, तो ये आपस में पास में बैठती है। तो पास में बैठने से क्या होता है बच्चों, हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाती है। सॉरी, हीमोग्लोबिन का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाती है। जब हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी तो उसकी वजह से आरबीसी की शक्ल भी चेंज हो जाती है। आरबीसी का जो नॉर्मल शेप है आपको पता है बच्चों, बाइकनकेव है। ठीक है, तो ये है नॉर्मल आरबीसी और इसमें नॉर्मल हीमोग्लोबिन है। नॉर्मल आरबीसी है और उसमें नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, तो शेप है बाइकनकेव। ठीक है बच्चों, तो जब हीमोग्लोबिन की बीटा चेन की जीन में म्यूटेशन होने की वजह से बीटा चेन बदल जाती है। क्या बदल जाता है, बीटा चेन की 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ जाती है, तो जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन में चेंज आ जाती है। तो हीमोग्लोबिन में जब चेंज आ जाती है तो उसकी वजह से आरबीसी में चेंज आ जाती है, आरबीसी की शक्ल में चेंज आ जाती है। तो आरबीसी बन जाती है इस तरह का, इसको कहते हैं हम सिकल सेल आरबीसी, SICKL, सिकल सेल। ये सिकल शेप बन जाती है, आरबीसी के शेप बाइकनकेव से सिकल शेप हो जाती है। ये सिकल शेप किसकी वजह से हो गया, हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर में चेंज होने की वजह से हो गया, नहीं तो ऐसा नहीं होना था। ठीक है बच्चों, तो देखना आप, एक जीन का एक इफ़ेक्ट ये पड़ा, एक फिनोटाइपिक इफ़ेक्ट ये पड़ा कि आरबीसी की स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो गया। किसकी शक्ल, आरबीसी की स्ट्रक्चर चेंज हो गया। और ये आरबीसी की स्ट्रक्चर किस लिए चेंज हो गया, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो चेंज हो गया। तो पहला चेंज तो हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में चेंज है, ये एक फिनोटाइपिक इफेक्ट है। आरबीसी की स्ट्रक्चर में चेंज होने की वजह से हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर में चेंज होने की वजह से आरबीसी की स्ट्रक्चर चेंज हो गया, तो ये भी एक फिनोटाइपिक इफेक्ट है। ठीक है, तो जब आरबीसी की स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है या हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है तो हीमोग्लोबिन, आपको पता है क्या है इसका काम है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। हीमोग्लोबिन के ज़रिए ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन हो जाती है और ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो जब हीमोग्लोबिन की शक्ल चेंज हो जाती है तो उतना ऑक्सीजन ये कैरी नहीं कर पाता जितना ये नॉर्मल हालत में कैरी कर सकते हैं। तो इस तरह से ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी में चेंज हो गया, ऑक्सीजन जो कैरी कर सकता था हीमोग्लोबिन उसमें भी चेंज हो जाएगा। नॉर्मल हीमोग्लोबिन जितना ऑक्सीजन कैरी कर सकता था उतना अब ये सिकल सेल वाले हीमोग्लोबिन नहीं कर सकता, तो ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी में चेंज हो गया, तो तीसरी चेंज हो गया। ठीक है, और एक चेंज बच्चों, ये जो हमारे टिश्यूज़ में कैपिलरीज होती है उन कैपिलरीज के थ्रू बाइकनकेव वाला ये आरबीसी आराम से पास हो सकते हैं, लेकिन जब आरबीसी की शक्ल सिकल शेप हो जाएगी तो ये इन कैपिलरीज में स्टक हो जाती है, तो ये वहाँ पर क्लॉगिंग करता है, ब्लड सप्लाई को बंद करता है, यहाँ पर ये रोक देता है, इसको स्टॉप कर देता है ब्लड फ्लो को, किसमें, टिश्यूज़ में। तो जब टिश्यूज़ में ब्लड फ्लो रुक जाएंगे कैपिलरीज में इन सिकल सेल की फंसने की वजह से, तो उन टिश्यूज़ में ब्लड की कमी हो जाएगी, तो उसको कहते हैं बच्चों सिकल सेल एनीमिया। इसी वजह से इस डिजीज़ का नाम ही सिकल सेल एनीमिया है। एनीमिया मीन्स खून की कमी, टिश्यूज़ को खून की कमी होती है, किसकी वजह से, इस सिकल सेल की वजह से। क्यों, क्योंकि ये सिकल सेल जो है ये ब्लड कैपिलरीज में क्लॉगिंग हो जाती है, फंस जाती है, तो टिश्यूज़ को ब्लड की सप्लाई कम होना ये भी एक फिनोटाइपिक इफेक्ट है। तो आपने देखा कि एक जीन जो सिकल सेल एनीमिया में क्या करता है, एक जीन जो रिस्पॉन्सिबल है बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन को, उसमें चेंज होने की वजह से कई तरीके के इफ़ेक्ट्स हो गए, कई तरीके के इन्फ्लुएंसेस हो गए फिनोटाइप्स पर। इसलिए ये भी एग्जांपल है बच्चों प्लियोट्रॉपिक जीन का। देखना आप, ये सिकल सेल फिनोटाइप है जिसकी वजह से सेल की शेप जो है सिकल शेप हो गया। ये नॉर्मल फिनोटाइप है जिससे ये बाइकनकेव
शेप आरबीसी का रहता है। तो यहाँ पर भी कुछ इफ़ेक्ट मेजर इफ़ेक्ट कहलाता है, कुछ इफ़ेक्ट जो है सेकेंडरी इफ़ेक्ट कहलाता है। मेजर इफ़ेक्ट ये है बच्चों कि यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन चेंज हो जाती है, स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन चेंजेस, दिस इज़ द मेजर इफ़ेक्ट। और सेकेंडरी इफ़ेक्ट्स क्या हैं, शेप ऑफ आरबीसी चेंज हो गया, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गया, ठीक है, तो वहाँ एनीमिया हो गया, टिश्यूज़ क्या हो गया, टिश्यूज़ को ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गया, खून की कमी होने की वजह से तो अनीमिया हो गया। तो ये कई तरीके के फिनोटाइपिक इफ़ेक्ट्स जो है इस जीन में डिफेक्ट की वजह से आ जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि एक जीन के मल्टीपल फिनोटाइपिक इफ़ेक्ट्स यहाँ भी दिखने को मिल रहा है। तो ये भी प्लियोट्रॉपी का एक एग्जाम्पल है। तो प्लियोट्रॉपी के और भी एग्जाम्पल्स हैं बच्चों, अदर एग्जाम्पल्स ऑफ प्लियोट्रॉपी। एक ड्रोसोफिला में एक जीन है जो ड्रोसोफिला के विंग्स को इन्फ्लुएंस करता है। तो विंग्स को इन्फ्लुएंस करने के साथ साथ ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पर भी इन्फ्लुएंस करता है, उसकी लॉन्गिविटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, ब्रिसल्स भी कंट्रोल करता है, एक प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है। तो देखना एक जीन जो विंग्स को कंट्रोल करता है कई और फिनोटाइप्स को वो इफ़ेक्ट कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो ये भी एक प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल हो गया। पी प्लांट में एक जीन जो फ्लावर के कलर को कंट्रोल करता है, एक फिनोटाइपिक इफेक्ट तो ये हो गया। इसके साथ साथ ये सीड कोट के कलर को भी इन्फ्लुएंस करता है और लीफ एक्सिल्स पर ये रेड स्पॉट्स बनाता है, तो ये भी एक फिनोटाइप है। तो एक जीन के कई फिनोटाइपिक इफेक्ट्स यहाँ भी देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया प्लियोट्रॉपी का। कॉटन में भी जो जीन है लिंट के लिए कॉटन में, ठीक, वो हाइट ऑफ द प्लांट को इन्फ्लुएंस करता है, साइज ऑफ द बॉल को, कॉटन बॉल को वो इन्फ्लुएंस करता है, नंबर ऑफ ओव्यूल्स, वायबिलिटी ऑफ द सीड्स, कई फिनोटाइप्स को, कई ट्रेड्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है ये जीन। तो ये भी प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल है। तो ये कई एग्जाम्पल्स थे बच्चों प्लियोट्रॉपी के। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह किसी और टॉपिक को लेकर आपके सामने फिर से हाज़िर हो जाएंगे। तब तक आफ़ी अमान अल्लाह, खुदा हाफिज़।